100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद हैं, दिल पे रखकर हाथ कहिए देश के आजाद है। अदम गोंडवी जी की यह पंक्तियां आज प्रासंगिक साबित हो रही हैं। बीते दिनों सीएजी ने एक ऐसे घोटाले का पर्दाफाश किया जिसको सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार, मैं हूं सम्राट निरंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं सत्यान्वेषी का यह खास एपिसोड। खबर बड़ी है, सवाल बड़ा है, युवाओं के भविष्य का और युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ का। देश के युवाओं के नाम पर चली स्किल योजना में स्किल तो मिला नहीं, स्क्रिप्ट तैयार हुई और स्क्रिप्ट बना करके करोड़ों करोड़ों रुपए बहा लिए गए। जी हाँ, सीएजी ने, जिसे भारत का सर्वोच्च ऑडिटर कहा जाता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर एक रिपोर्ट संसद में रखी। 18 दिसंबर 2025 को ऑन टेबल हुई जो रिपोर्ट, उसने सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। इस रिपोर्ट के बाद सबसे पहला सवाल यह उठा कि जिस योजना का मकसद था युवाओं को हुनर और नौकरी देना, उसमें रिकॉर्ड ही ऐसे मिले कि लाभार्थी की पहचान पर भरोसा न हो तो आखिर फायदा मिला किसे। सरकार का दावा रहा कि इस योजना को 2015 में शुरू किया गया और 15 से 2022 के 3 फेजेस में लगभग 1.32 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन का लक्ष्य रखा गया था और इसी अवधि में योजना का कुल आउटले लगभग 14,450 करोड़ बताया गया था सरकार के द्वारा। अब आप ध्यान दीजिए, यह कोई छोटा कार्यक्रम नहीं था, यह युवाओं के भविष्य पर लगाया गया अरबों का दाव था, जिसे अब तक का सबसे बड़ा दाव सरकारें बताती रहीं। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां दावे की चमक उतरती है और डेटा की सच्चाई सामने आती है। सीएजी ने इस योजना के सेकंड और थर्ड फेज के पोर्टल डाटा का जब विश्लेषण किया तो उसे पता चला कि 95,90,801 प्रतिभागियों में से 90,66,000 के बैंक खाते की प्रविष्टि जीरो, नल, नॉट अप्लीकेबल, खाली या इनवैलिड थी। यानी लगभग 94% मामलों में बैंक डिटेल ही मिसिंग थी या फिर इनवैलिड थी सीएजी के अकॉर्डिंग। अब आप बताइए कि अगर 94% से अधिक रिकॉर्ड में बैंक डिटेल ही भरोसेमंद नहीं थी तो लाभार्थी किस आधार पर सत्यापित किए गए, और अगर लाभार्थी सत्यापित नहीं हुए तो फिर प्रशिक्षण किसका हुआ, और अगर प्रशिक्षण किसका नहीं पता चल पाएगा तो फिर भुगतान किसको किया गया। यह एक बहुत बड़ा सवाल है और यह सिर्फ मिसिंग डिटेल का मामला नहीं है। सीएजी ने डुप्लीकेशन और रिपीटेशन को भी पकड़ा है। उसी डाटा में सीएजी को केवल 12,122 यूनिक बैंक अकाउंट नंबर मिले, लेकिन 52,381 प्रतिभागियों के रिकॉर्ड में ये अकाउंट 2 या उससे अधिक बार रिपीट थे और कुछ अकाउंट तो ऐसे थे जो 2,000 से अधिक बार रिपीट मिले, यानी अकाउंट नंबर सेम और लाभार्थी 2,000 से भी अधिक। एक बैंक अकाउंट 2,000 युवाओं का आखिर कैसे हो सकता है? क्या एक ही परिवार के 2,000 युवा थे? एक परिवार के अंदर 2,000 युवा थे? एक ही खाते को बार बार जोड़कर भुगतान का एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया जिससे सरकारी खजाने को चपत लगती रही और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। इस योजना में 500 रिवार्ड इंसेंटिव डीबीटी के जरिए देने की भी बात कही गई थी। सीएजी के ऑब्जर्वेशन में यह भी पता चला कि डीबीटी 24 लाख सर्टिफाइड कैंडिडेट्स के लिए हुआ था, लेकिन 17 लाख के लिए ही डीबीटी प्रोसेस दर्ज मिला। और मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार सीएजी ने यह भी दर्ज किया कि अपर्याप्त जानकारी की वजह से बड़ी संख्या में सर्टिफाइड कैंडिडेट्स को पे आउट हो ही नहीं पाए। अपर्याप्त जानकारी साहब, यहाँ तो इनवैलिड अकाउंट नंबर और 1122 जैसे अकाउंट नंबर डाल रखे हैं। अब सवाल यह नहीं कि 500 पहुंचा या नहीं, सवाल यह है कि जब पहचान या बैंक डिटेल ही संदिग्ध थी तो डीबीटी आखिर किस आधार पर और किसकी जेब में पहुंची, और उस जेब के पहले किन किन जगहों से होकर गुजरी। बात करते हैं जॉब प्लेसमेंट की। सीएजी के मुताबिक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग और स्पेशल प्रोजेक्ट्स में 56 लाख कैंडिडेट सर्टिफाइड थे, इनमें से 23 लाख प्लेस्ड हुए, यानी कि लगभग 41% प्लेसमेंट मिला। अब आपको सोचना होगा कि 59% आखिर जो कैंडिडेट्स थे जिनकी ट्रेनिंग की गई वो कहाँ गए? क्या उन्हें सिर्फ सर्टिफिकेट मिला? कैरियर के लिए वो आज भी भटक रहे हैं। और जिन 41% लोगों का प्लेसमेंट दिखाया गया उनका सत्यापन कितना मजबूत था, क्योंकि सीएजी ने प्लेसमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन में भी कमजोरियां और इरेगुलरिटीज की ओर इशारा किया है। यानी एक तो जॉब नहीं मिली और जॉब मिला भी तो उसका भी वैलिडेशन कितना सत्यापित है, यह भी सवालिया निशान है। सबसे चौंकाने वाला हिस्सा ट्रेनिंग का आया। असेसमेंट इसमें 3 साल बाद का दिखाया गया है। सीएजी ने 8 राज्यों में एसआईपी डाटा देखकर पाया कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद असेसमेंट में 1270 दिन की देरी मिली और असेसमेंट से सर्टिफिकेट पाने में 1257 दिन की देरी। यह देरी 82,158 बैचेस में मिली, यानी 50% से अधिक, और 23 लाख से अधिक कैंडिडेट्स को यह देरी प्रभावित करती हुई दिखी। अब आप बताइए कि जिस युवा को नौकरी आज चाहिए उसे सर्टिफिकेट 3 साल बाद देकर कौन सा रोजगार मिलेगा? यह अहम सवाल है। क्या यह स्किलिंग है या फिर
समय की हत्या, युवाओं के सपनों की कूट रचित तरीके से हत्या। बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाया गया था, उसको लेकर भी सीएजी ने गड़बड़ियां पकड़ी। एईबीएस एक सिस्टम लागू करने की बात सरकार द्वारा कही गई, विशेषकर 1 अप्रैल 2018 के बाद से। इस माध्यम से बायोमेट्रिक अटेंडेंस कैंडिडेट्स का करना था, लेकिन सीएजी के मुताबिक अप्रैल 2018 के बाद एसटीटी या एसपी प्रोग्राम के 98,488 बैचेस में से केवल 13% बैचेस ही एईबीएस कंप्लायंस थे। अब आप समझिए घोटाला होता कैसे है, हम कैसे लूप होल्स की चेन शुरू होती है और कुछ चुनिंदा लोगों की जेबों में जनता के पैसे को मनी ट्रेल के माध्यम से पहुंचाया जाता है। घोष ट्रेनिंग कागजों पर दिखा करके, फर्जी कैंडिडेट्स बना करके। जब कागज पर ही ट्रेनिंग जिंदा रहेगी, कागज पर ही असेसमेंट होगा, कागज पर ही सर्टिफिकेशन होगा, कागज पर ही प्लेसमेंट होगा और अंत में कागज पर ही सक्सेस स्टोरी छाप दी जाएगी। छापने में तो सरकारें काफी आगे हैं, प्रचार प्रसार में। आप प्रक्रिया को समझिए जिससे कोई भी स्किल मिशन से डाटा मिशन बन जाती है। ध्यान से सुनिए इस पूरे मनी ट्रेल की प्रक्रिया को, क्योंकि यह सिर्फ एक योजना की कहानी नहीं है, यह हर इस योजना की कहानी हो सकती है जहां निगरानी कमजोर हो और सिस्टम केवल नंबर से खुश होता हो। जो हुक्मरान है उन्हें केवल आंकड़े और नंबर ही पसंद आते हो। सबसे पहला कदम होता है लाभार्थी बनाना। ग्राउंड पर प्रशिक्षण के लिए बैच बनते हैं। बैच भरने का दबाव भी होता है, टारगेट का दबाव होता है, डैशबोर्ड का दबाव होता है। डाटा में ही सारा काम आजकल चल रहा है और इसी दबाव में कई जगह नाम जुटाए जाते हैं। कोई आए या न आए, एंट्री हो जाती है। जब बैंक डिटेल्स जैसे बुनियादी पहचान ही 94% से अधिक मिसिंग या इनवैलिड दिखे, तो इसका मतलब यही निकलता है कि आइडेंटिटी वैलिडेशन का गेटकीपर यानी कि चौकीदार ही कमजोर है। और जहां गेटकीपर कमजोर होगा वहां नकली एंट्री का रास्ता आसानी से खुला रहता है। इस घपलेबाजी में दूसरा कदम आता है पेमेंट ट्रेल को धुंधला करने का। जब हजारों बेनिफिशरीज के लिए बैंक अकाउंट दोहराए जाएं या एक ही अकाउंट को 2000 से भी अधिक बार रिपीट किया जाए, तो उसे टाइपिंग मिस्टेक कहकर नहीं टाला जा सकता है। यह सीधा सीधा डाटा गवर्नेंस का कोलैप्स है या फिर डेलिबरेट मैनिपुलेशन का संकेत है। और यहीं से घोटाले का असली स्ट्रक्चर खड़ा होता है, क्योंकि पैसे की दिशा जितनी कम अकाउंट्स में सिमटेगी, नियंत्रण करना उतना ही आसान होता है। अब सवाल यह है कि क्या सिस्टम यह पैटर्न समय रहते पकड़ पाया, और अगर पकड़ा तो फिर रोका क्यों नहीं, और अगर नहीं पकड़ पाया तो करोड़ों की योजना को किसके भरोसे छोड़ दिया गया? क्या केवल आंकड़े और प्रचार प्रसार से ही योजनाएं चलती हैं? तीसरा कदम आता है एबीएस कंप्लायंस यानी कि अटेंडेंस में घोल करना, अटेंडेंस में घपलेबाजी करना। 13% बैचेस में ही एबीएस यानी कि अटेंडेंस बायोमेट्रिक अटेंडेंस को इन्फोर्स करने का डाटा सीएजी ने रखा। अब सोचिए अगर अटेंडेंस मैनुअल हो या वीक हो तो बैच चलने का सबूत भी वीक ही होगा। कमजोर अटेंडेंस मतलब कमजोर ट्रेनिंग एविडेंस, और जब कमजोर ट्रेनिंग एविडेंस होगा तो घोस्ट बैचेस का जोखिम आसानी से बढ़ता जाएगा। यहीं से घोटाले की फैक्ट्री चलनी शुरू होती है, जहां क्लास खाली भी हो सकती है लेकिन पोर्टल आपका भरा होता है। चौथा कदम आता है असेसमेंट या सर्टिफिकेशन डिले का। 1270 दिन तक यानी कि 3-3 साल तक असेसमेंट डिले, 1257 दिन तक सर्टिफिकेशन में डिले। ऐसी देरी दो चीजें करती हैं, एक युवाओं को नौकरी की संभावना खत्म कर देती हैं और दूसरा सिस्टम को समय देती हैं रिकॉर्ड मैनेज करने का। इसी दौरान रिकॉर्ड मैनेज किए जाते हैं, क्योंकि रियल टाइम वेरिफिकेशन अगर नहीं हुआ तो बाद में पेपर वर्क के सहारे सब सही दिखाना आसान हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या यह देरी सिर्फ अक्षमता थी या अकाउंटेबिलिटी से बचने का तरीका? इस मैनेज करने गेम में युवाओं के कई साल बर्बाद हो जाते हैं। पांचवा कदम इसमें आता है प्लेसमेंट का कागजीकरण। 56 लाख से अधिक सर्टिफाइड कैंडिडेट्स में से लगभग 23 लाख प्लेस्ड हुए, यानी कि 41% प्लेसमेंट रहा। लेकिन सीएजी ने प्लेसमेंट वैलिडेशन में भी कमजोरियों की तरफ संकेत किया। सीएजी की रिपोर्ट ने प्लेसमेंट में भी लूप होल्स दिखाए। यहाँ पे कॉमन लूप होल बनता है, कभी शॉर्ट टर्म या टेम्पररी इंगेजमेंट को ही प्लेसमेंट दिखा दिया जाता है, तो कभी एक ही एम्प्लॉयर का नाम बार बार कई ऑफर लेटर के नाम पर फोटोकॉपी कल्चर। और सबसे बड़ी बात, जब कैंडिडेट कॉन्टेक्टेबल ही ना हो तो सत्यापन तो कागज पर टिक ही जाएगा, जिसका लाभ उठा करके आसानी से घोटाले किए जाते हैं। सीएजी यह कह रही है कि आइडेंटिटी फील्ड्स में भारी एनॉमलीज हैं, तो प्लेसमेंट का सत्यापन किस स्तर पर मजबूत था, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। इसमें छठा कदम आता है फंड यूटिलाइजेशन और एडमिन खर्च का, जिसको बड़े आसानी से घोटाले में कन्वर्ट किया जाता है। सीएजी ने राज्यों में फंड्स यूटिलाइजेशन में गैप भी दिखाए हैं। एक स्तर पर राशि अनयूटिलाइज रहने का मुद्दा, तो दूसरे स्तर पर एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों पर सवाल, यानी कि जिसके लिए ट्रेनिंग हो रही है उसके लिए फंड खर्च नहीं हो पा रहे हैं, जबकि
एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। एनएसडीसी के संदर्भ में सीएजी रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया कि एडमिसिबल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लगभग 22 करोड़ के मुकाबले 46 करोड़ अपॉर्शन किए गए। यानी कि इस योजना के फर्स्ट फेज में ओवर चार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 24 करोड़ का मुद्दा प्रेस ब्रीफ में भी आया। इसके साथ ही ऑडिट के बाद इंटरेस्ट रिकवरी का भी जिक्र इसमें किया गया था। यानी कि ट्रेनिंग जिसके लिए हो रही थी उसके लिए खर्च नहीं हुए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे इतने हो गए कि वो बजट से अधिक जाने लगे। जब युवाओं के रिकॉर्ड में बैंक डिटेल तक साफ नहीं है तो एडमिट खर्च की लाइनें कितनी साफ होंगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। युवाओं के हिस्से की पारदर्शिता आखिर कहां चली गई। थोड़ी देर ठहर कर सोचिए कि हर ट्रेनिंग सेंटर क्या फर्जी था या हर लाभार्थी नकली था। अगर नहीं भी था तो कुछ को लाभ मिला, लेकिन जनता के पैसे का इतना बड़ा घोटाला कैसे बर्दाश्त होगा। सीएजी के आंकड़े एक चीज तो चिक चिक कर कह रहे हैं कि यह सिस्टम लाखों करोड़ों के स्केल पर चल रहा था। उसके कंट्रोल इतने कमजोर थे कि धोखाधड़ी की संभावना को खुला न्योता मिल रहा था। युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किए जा रहे थे और जनता के पैसे को बहाया जा रहा था। सोचना आपको है कि हमारे पैसे को कहाँ खर्च किया जा रहा है, स्किल ट्रेनिंग में या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में। अगर 94% से अधिक मामलों में बैंक डिटेल्स मिसिंग या इनवैलिड थी तो स्कीम के बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन के गेट पर कौन सो रहा था? चौकीदारी वहां करने की जिम्मेदारी किसकी थी और चौकीदार वहां सो क्यों रहा था? अगर एबीएस कंप्लायंस केवल 13% बैचेस में थी तो ट्रेनिंग की ऑथेंटिसिटी पर हस्ताक्षर किसने किए? यह सबसे बड़ा सवाल है कि हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति कौन था। और अगर असेसमेंट में या सर्टिफिकेशन में 1257 दिन तक की देरी मिल रही थी तो युवाओं को जॉब रेडी कब बनाया जा रहा था, या फिर केवल बस पोर्टल पर दिखाया जा रहा था, जिस पोर्टल को मेंटेन करने में काफी आगे हैं सरकार और उनके मुलाजिम। सबसे आखिरी बात कि यह लड़ाई रिपोर्ट से आगे की है, यह लड़ाई अकाउंटेबिलिटी की है। क्योंकि अगर स्किलिंग का पैसा और डेटा दोनों संदिग्ध हो तो नुकसान सिर्फ सरकारी खजाने का नहीं होता, नुकसान हर युवा का होता है जो सर्टिफिकेट लेकर नौकरी के दरवाजे पर जाता है और वहां उसे कहा जाता है कि एक्सपीरियंस कहाँ है। भाई साहब, एक्सपीरियंस तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन में ही और असेसमेंट में ही 3 साल लगा दिए गए। निष्कर्ष बस इतना है मित्रों कि देश का युवा डैशबोर्ड का नंबर नहीं है। सरकारों को यह चेतना होगा और सीएजी की रिपोर्ट एक चेतावनी है कि अगर निगरानी अब भी नहीं सुधारी गई तो स्कीमें लक्ष्य नहीं बनेंगी, लूपहोल बनेंगी और उससे एक ऐसा मनी ट्रेल बनेगा कि जनता के पैसे का मनी ड्रेन होगा किसी चुनिंदा लोगों के हाथों में। कमेंट करके आप बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे कार्यक्रमों में हर बैच के रियल टाइम बायोमेट्रिक अटेंडेंस को सार्वजनिक डैशबोर्ड पर क्यों न रखा जाए, हर प्लेसमेंट का थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन क्यों न अनिवार्य किया जाए, और जिस स्तर पर बैंक डिटेल्स या आइडेंटिटी एनोमलीज मिली हैं क्या वहां जिम्मेदारी तय न की जाए और रिकवरी उनकी कैसे होगी, यह सोचना होगा। चलते अंत में आदम गोंडवी जी की लाइन को कोट करते हुए कहना चाहूंगा कि जब नासाद युवाओं के सामने विकास का पोस्टर लगे तो सवाल उठाना गुनाह नहीं होता साहब, सवाल उठाना ही लोकतंत्र की स्किल है। इस लोकतंत्र के डंके को आप विदेशों में पीटते हैं, लोकतंत्र को जिंदा रखने वाली यहाँ की प्रजा के पैसे का इस तरह से दोहन करना कहाँ तक जायज है? ये सवाल आपके लिए है।